नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपको पता होगा हमारा प्रयास है कि सिविल कोड जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए एक हमने कोर्स लाया है, आप लोग देखे होंगे। और इसी संदर्भ में जो है आपसे आज बात करनी है और इसके सिलेबस को समझेंगे। साथियों, आप लोग जानते होंगे सिविल कोड एग्जाम का जो लेवल है उसमें जो है सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है उसमें होता है वोकैब सेक्शन में। और वोकैब सेक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो आपका, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें जो है फोकस पॉइंट है, आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें। देखिए यहाँ पर इसमें जो है साइनो, तो सबसे पहले इस पर काम करना पड़ेगा आपको। साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सेकेंडरी है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं इडियम फ्रेज, तो ये सारा जो देख रहे हैं सबसे ज्यादा फोकस साइनो एंटो और इडियम्स, ये आपका कोर है। क्योंकि आपके 15 क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, 15 क्वेश्चन आपको यहीं से बनेंगे साइनो एंटो और इडियम से। जो बाकी का 5 है उसमें आपको एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन हो सकता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या हो सकता है कि आपको कंप्रीहेंशन दे दे। तो इन सब में से भी कुछ रहेगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको पता हो तो हमने इससे पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं चाहूंगा कि जब मैं शुरुआत करूं तो आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को दिखाऊंगा कि वहां पर किस तरह से लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चंस, जैसे अभी पटना हाईकोर्ट एसओ का हुआ है और सिविल कोड रीडर का हुआ है, और उससे पहले भी 2-3 एग्जाम हुआ है। तो जितने भी कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम हुआ है उन सब का मैंने एनालिसिस किया है। आप लोग के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे उन चीजों को लेकर, और ताकि आपको ये बता सकूं कि इसमें फोकस किन चीजों पे करना है। आपको बता दूं, इंग्लिश की तैयारी आपको तो पीटी के लिए इन सब चीजों पर काम करना ही है। आपको मेंस में भी इंग्लिश पूछी जाती है, और मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव जो है इंग्लिश का जो है वहां पर टेस्ट देना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। तो उन चीजों को सीखने के लिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से इंग्लिश न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, और इसके अलावा जो है आप जो चीज पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज कोई भी टॉपिक पढ़ा, उन टॉपिक को ही खुद से कोशिश करें कि उसके बारे में 4-5 लाइन हम लिखें कि हम कितना लिख पाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस अगर आज से आप स्टार्ट कर देते हैं तो अभी लगभग एग्जाम में मोर देन 1 मंथ तो है ही, तो 1 महीने में आपका जो है लिखने का धीरे धीरे क्या है जो हैबिट वो जो है डेवलप होने लगेगा। और ये जब डेवलपमेंट होने लगेगा तो मैं हो सकता है कि आपसे क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू आपसे फेस टू फेस मिलके और आपको उन चीजों को भी बता दूं जहां पर आप कुछ कमी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव जिन लोगों को टफ लगता है उन चीजों को भी हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है साथियों। और यहां पर मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि आपको इन चीजों पर विशेष फोकस करना है कि साइनो एंटो और इडियम्स। और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा होता है, और आपको 5 नंबर का पूछा भी नहीं जाएगा, ये 3 या 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो पढ़ना जरूर है इन सभी चीजों को, लेकिन फोकस हमारा साइनो एंटो और इडियम्स होगा, क्योंकि इडियम्स आपके मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी बातों को समझेंगे और इस पर ध्यान देंगे। और आज हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को कुछ इडियम फ्रेजेस के जो है प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप उन चीजों को अच्छे तरीके से बिना दबाव महसूस किए जो है उन सारी चीजों को पूरा कर सके। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया गया है और सीखते हैं क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस का तो बात हो चुका है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, आ गया ना। हाँ चलिए, अब देखिए साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है जब हमारा ये लाइव देखिएगा आप क्लास, उस समय क्या करना चाहिए आपको, हर क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा वो अटेम्प्ट जरूर करने का प्रयास करें। क्या होता है कई बार बच्चे बस देखते रहते हैं, देखना नहीं है, देखने से नहीं सीखिएगा। अगर आपसे मान लीजिए आपने कोई आंसर किया ABCD जो भी है XYZ, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है और आप कम से कम जब हम बताएंगे सही आंसर तो आपको ये एहसास हुआ कि ये हमारा आंसर गलत हुआ था, इसका सही आंसर आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट जरूर करना है, सही हो गलत हो अटेम्प्ट, हर क्वेश्चन का ABCD जो भी आंसर हो कमेंट में आप लोग टाइप करते चलेंगे। फिर आपसे अगर गलती भी होगी तो गलती हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है कि नहीं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए पीस ऑफ केक, ये इडियम्स है, इसका मीनिंग आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर जो है कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास करें। देखिए ए पीस ऑफ केक, अब एक सेंटेंस है, मान लीजिए हमको इसका मीनिंग नहीं पता, आपको सिखाने के लिए कि मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन को एक सेंटेंस में दे दिया जाए और बोले कि बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। जरा सेंटेंस पढ़िए तो, द एग्जाम वाज ए पीस ऑफ केक, जो एग्जाम है वो पीस ऑफ केक है, आई फिनिश्ड इट इन नो टाइम, बिना समय गवाए जो है कोई बच्चा है जो एग्जाम में क्या किया, अपना सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
तो आपको लग रहा होगा ना कि इसका क्या मीनिंग है। अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, आपको समझ लीजिए इडियम के क्वेश्चन दो टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट इडियम दे दिया, आपको मीनिंग बताना है। दूसरा सेंटेंस में यूज करके भी दिया जाता है और आपको वहां से अपना जो उसका मीनिंग होगा उसको इन्फर करना होता है, उसको समझना होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेंटेंस की सहायता से फिलहाल जो है कोशिश करेंगे कि आंसर तक पहुंचे, और जिनको डायरेक्ट पता है वो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहां पर लग रहा है कि ये बच्चे ने कुछ काफी कम समय में ही जो एग्जाम है उसको क्लियर कर लिया है। मतलब पेपर इजी रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए पीस ऑफ केक, मतलब बहुत इजी, यानी वेरी इजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं, और आप सभी से ये आशा की जाती है कि आप लोग आंसर जरूर करें। चलिए अब देखिए यहां पर आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वो आ रहा है, और इसको भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा लेट फीड हो रहा है ये ना। चलिए अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है सेकंड। अब है ब्रेक द आइस। इसका मीनिंग आपको बताना है। जिन लोगों को पता है आंसर वो कमेंट में जल्दी से लिखें, और जिन लोगों को नहीं पता है वो कोशिश करें कि आप इस सेंटेंस को जरा सा पढ़ें और यहां से जो है अपना मीनिंग निकालने की कोशिश करें। ये चीज अगर आप में डेवलप हो जाएगी, और ये हो जाती है अगर आपकी रीडिंग हैबिट अगर लगातार रहती है न्यूज़पेपर वगैरह। तो हम लोग भी कई बार जब पढ़ते थे, कई बार होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते थे जिसका मीनिंग एग्जैक्ट पता नहीं होता था, लेकिन उस सेंटेंस का पूरा पार्ट पढ़ने पर ना लगभग समझ में आ जाता है कि वो पॉजिटिव बात कर रहा है या नेगेटिव बात कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में जब आप कंप्रीहेंशन बनाते हैं या क्लोज टेस्ट बनाते हैं, वहां पर क्या होता है, आपको पूरी बात पता हो ना हो, सेंटेंस का वो पर्टिकुलर जो वर्ड वहां पर रिक्वायरमेंट है उसका मीनिंग पता हो या ना पता हो, अगर आप आगे पीछे का मीनिंग भी समझते हैं तो कम से कम आप वहां समझ जाएंगे कि वहां पर क्या फील करना है, क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव बात हो रहा है या नेगेटिव बात हो रहा है। इतना अगर अंडरस्टैंडिंग आप बना लेते हैं इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सब बहुत आसानी से बनने लगेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ब्रेक द आइस। देखिए ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पर दो लोग बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका है कहीं बैठी हुई है, अब पहली बार मिल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलें, डर भी रहता है कि कुछ ऐसा ना बोल दें कि बुरा लग जाए, और इस मतलब एक तरह से कहते हैं कि साइपन के यानी साइनेस के कारण, शर्म के कारण कई बार लोग नहीं बोल पाते हैं, तो वो होता है। और उसके बाद बहुत हिम्मत करके आप कैसी हैं, क्या नाम हुआ, मतलब बहुत हिम्मत जुटा के जब आप कुछ बोलते हैं उसी को कहते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है वार्तालाप शुरू करना। क्या होता है, वार्तालाप शुरू करना। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से देखिए क्या कौन सा ऐसा मीनिंग दे सकता है, तो टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, कहीं पे बहुत देर से खामोशी छाई हुई थी और वहां पे आपने क्या किया, बात करना शुरू कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहां जो होस्ट है, द होस्ट ब्रोक द आइस विद अ फनी स्टोरी। जो होस्ट थे वो फनी स्टोरी करके फिर माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझ रहे होंगे आप चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप लोग से उम्मीद की जाती है कि आप लोग लगातार सभी प्रश्न के आंसर फटाफट करते चले। चलिए आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बाइट द बुलेट। इसका मीनिंग क्या होगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट भी किया होगा, एसएससी वगैरह में सब खूब पूछा गया है क्वेश्चन, लगातार ये सब दिखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसका उपयोग करें और आंसर जरूर करें। देखिए बाइट द बुलेट का क्या मीनिंग होगा, फटाफट आंसर करिए। पहले आप लोग कुछ लोग कमेंट करें, है ना। आप लोग को ये एकदम ध्यान रखना है कि आंसर बिल्कुल करना चाहिए। चलिए अब यहां पर देखेंगे बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या होता है। पहले मान लीजिए किसी को नहीं पता हो, एक बार फिर से हम देखते हैं, सेंटेंस का रेफरेंस लेते हैं। आई डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इवन दो इट रिक्वायर्ड मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो इसका मतलब क्या, कोई एक जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको फेस करने की कला। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, मुश्किल हालातों को बहुत बहादुरी से सामना करना, ये मीनिंग होता है बाइट द बुलेट का। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारी चीजों की समझ धीरे धीरे बेहतर हो रही होगी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर ये तो हम लोग सेंटेंस देख ही चुके हैं इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए और फटाफट आप लोग आंसर करिए। चलिए साथियों अब देखिए यहां पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, है ना। आप लोग सुने होंगे बचपन में ईद का चांद होना, है ना। मतलब ईद का चांद का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी प्रेमिका बहुत दिनों बाद मिली, कहीं जा रहे थे रास्ते में, बहुत दिनों बाद देखे, आप बहुत खुश हुए। तो क्या वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बहुत रेयरली, कभी कभी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, वंस इन अ
जो क्या गया, ये तो क्वेश्चन ही भाग गया भाई, ऐसे कैसे होगा? वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा इसको एक बार फिर से देख लें। हाँ आ गया, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। वंस इन अ ब्लू मून, इसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद या कभी कभी, रेयरली। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, जो हमारे भाई साहब हैं वो विदेश में रहते हैं और इसीलिए जो है उनको हम कभी कभी देख पाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट से जो मैंने सेंटेंस नीचे लिखा है, उद्देश्य ये है, एग्जाम में आपको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो सेंटेंस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोनों तरीके से आप किसी तरीके से रहे, आप इन्फर करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपके सामने फिर से एक नई क्वेश्चन है और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और इस तरह की इडियम्स का यूज जब आप किसी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में करते हैं तो बहुत बेहतर आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो जाता है। तो साथियों यहां पर देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग क्या होगा? हिट द नेल ऑन द हेड। अब आपके पास जो ऑप्शन है देखिए, टू मिस द पॉइंट, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू हर्ट oneself, टू फिक्स समथिंग। मान लीजिए हमको आंसर नहीं पता है, थोड़ा देर के लिए सेंटेंस को देख लेते हैं, इससे इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई इससे क्या हो सकता है इसका पॉसिबल आंसर। देखिए, when she said that the project lacked focus, जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जो है फोकस की कमी है। सी एक सेकेंड, यहां पे जो है सी हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जो कंपनी है उस कंपनी में जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो जो है फोकस में नहीं है, लेकिन जब वो आती हैं तो क्या करती है, सब चीजों को ठीक करने के प्रयास करती है। तो यहां पर फिर से वापस जो है ये हाइड हो गया है क्वेश्चन, मैं कोशिश करता हूं कि उसको फिर से ठीक करूं। अच्छा चलिए, अब वापस देख लीजिए, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है कि चीजों को एकदम प्रिसाइज वे में एग्जैक्टली जो नीड था ना उसी नीड को पूरा कर देना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम को आपने कुछ ऐसा किया कि उस सारे प्रॉब्लम्स को एक झटके में दूर कर दिया। इसका मतलब क्या? हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब आपके एक डिसीजन से उस कंपनी की सारी जो गतिविधियां हैं वो सब बेहतर हो गई। ऑप्शन नंबर बी, टू बी एग्जैक्टली राइट, आंसर क्या होगा? हिट द नेल ऑन द हेड मतलब टू बी एग्जैक्टली राइट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे। जिन लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा पैसेंस रखें, हमारे साथ जो है 15 से 20 क्लास अगर आप करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में कराया है और मैं पुनः आपके साथ फिर से शेयर करूंगा उन चीजों को, और जो हमने कुछ प्रिपेयर किया है अपने अकॉर्डिंग, उन दोनों को मिला के आपके एग्जाम के लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, इस बात की पूरी जो है मैं आशा करता हूं। चलिए, अब आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर जरूर करेंगे कमेंट में। अब देखिए, स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों को पता है? एक बार कंफर्म करें। अब देखिए यहां पर है जो ऑप्शन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। टू वेस्ट फूड, टू क्लीन अप, टू रिवील अ सीक्रेट, टू कुक अ मील। क्या होगा आंसर भाई साहब, बताइए आप लोग। तो साथियों, अगर आपको नहीं आता है, मैंने क्या बताया, रेफरेंस उठाइए, सेंटेंस का रेफरेंस देखिए क्या कह रहा है। सी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स, एक कोई लड़की है जो एक्सीडेंटली, ना चाहते हुए भी क्या कर दी, स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। जो सरप्राइज पार्टी की बात वो लोग प्लान कर रखी थी उसके बारे में एक्सीडेंटली वो बता दी सबों को, मतलब जो प्लानिंग था, जो कुछ छुपा के रखा गया था उसके बारे में सबको बता दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, रिवील द सीक्रेट। याद रखिएगा, स्पिल द बीन्स का मतलब कोई जो छुपा हुआ रहस्य है उसको उजागर कर देना। इसके लिए आपने और भी बहुत सारे वर्ड पढ़े होंगे, कैट आउट ऑफ द बैग, इस तरह की चीजों को आपने इडियम्स में देखा होगा। उसका ही मीनिंग सेम ही होता है कि जो बात गुप्त था उस बात को रहस्योद्घाटन कर देना, बता देना। चलिए साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारी चीजों में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और ये एग्जाम दौर जो है आपके जीवन की एक नई दौर शुरू करेगा और इसी चीज को करना है, इसीलिए हम लोग आपस में जुड़ रहे हैं और आप लोग भी जितना हो सके हमें समर्थन करिए। अब देखिए यहां पर है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मीनिंग जरा बताइए। बड़ा फेमस ये जो है इडियम है, खूब चर्चा में रहता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम लोग का जो जीवन है बहुत बार
कई बार ऐसा डिसीजन हमारे साथ हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग उन चीजों का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं पहले से, कुछ बुरी चीजें हो जाती है हमारे साथ, लेकिन उन बुरी चीजों के साथ भी ना कुछ बहुत अच्छा भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोरोना का लॉकडाउन आया, बहुत लोगों का जॉब खत्म हो गया, जानते हैं बहुत लोग की जॉब खत्म हो गया, लेकिन उसी समय एक डिजिटल मोड में जो है बहुत कुछ जो है आगे बढ़ गया, और जो लोग उस मोड से जुड़ गए उसी समय वो लोग बहुत दूर तक चले गए। इसका मतलब कि कुछ बुरे सिचुएशन में भी बहुत अच्छा हो जाना, ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहां पर देखिए हमारा चारों ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, लेकिन हमारा आंसर यहां पर तीसरा ऑप्शन ही है, तो इसलिए टेंशन लेने की बात है नहीं। चलिए देख लीजिए यहां पर जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है ए हिडन बेनिफिट। आपको पता नहीं चला कि इसका नुकसान हो रहा था, लेकिन अचानक से आपको क्या हो गया, उस चीज से, उस डिसीजन से फायदा भी हो गया। याद रखिएगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ हिडन बेनिफिट। ऑप्शन भी देख सकते हैं, लूजिंग दैट जॉब। अब देखिए कोई आदमी अपना क्या कर गया, जॉब उनका खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उस आदमी के लिए ये जॉब खत्म होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, क्योंकि अब आदमी का जॉब खत्म हो जाएगा तो जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और उन्होंने क्या किया बेचारा, बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत सफलता मिल गया। सो ये याद रखिएगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर आ जाना और बहुत अच्छा साबित हो, उसका जो निर्णय है वो साबित हो जाना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तो यहां पर मेंशन नहीं किया गया, माफी चाहूंगा, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि नंबर भी आपके इस में होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल जो है अब आप लोग यहां पर देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीटली अभी तक आ गया है। अब देखिए यहां पर बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीनिंग आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग पहले बताएं, जो भी ऑप्शंस हैं उसको टाइप करें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो बच्चे नहीं कर पाते डायरेक्ट आंसर, इस तरह के पैटर्न पे नई पैटर्न यही है कि क्वेश्चन को सेंटेंस के फॉर्मेट में दे दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसका मैसेज को वहां से इन्फर करके बता दे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग भी। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द रिपोर्ट ऑन द टाइम। रिपोर्ट को समय पर सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या कि आपको काफी जो है फोकस तरीके से अपने काम को करना पड़ेगा, यानी टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी रात में काफी वक्त तक जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहां पर इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है कि टू वर्क वेरी हार्ड, है ना, टू वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। हालांकि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यहां देखें तो ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम लोग अब आगे। चलिए अब यहां पर देखिए किक द बकेट। चलिए साथियों यहां पर आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो है किक द बकेट। अब इस किक द बकेट जो इडियम है इसका मीनिंग बताने की कोशिश करें, थोड़ा सा ये अलग है, कुछ नई टाइप की क्वेश्चंस आपको मिलेगी। और देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे एसएससी में अपनी तैयारी करते रहते हैं, अच्छी बात है, जो नहीं भी करते हैं तो उनको भी प्रीवियस ईयर से तो प्रैक्टिस करेंगे, जो इन एग्जाम को देना चाहते हैं तो उन बातों को आपको तो पता होना ही चाहिए जो लगातार एग्जाम ट्रेंड में रहा है वो क्वेश्चन। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार अनएक्सपेक्टेड आते हैं। तो उन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लेवल को समझते हुए हमने कोशिश किया है कि कुछ नई टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों की आंखों से ओझल रहते हैं, एग्जिस्ट जरूर करते हैं, ओझल रहते हैं, उनको मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए किक द बकेट का मतलब क्या होता है, तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, यानी मर जाना, है ना। द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, याद रखिएगा किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। चलिए साथियों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्पीड के बारे में जो भी है आप अपना बता दीजिएगा कि स्पीड को बढ़ाना है घटाना है, क्योंकि हमारी आपकी ये पहली मुलाकात है, हमारी आपकी अभी ट्यूनिंग बनी नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग के बीच एक बेहतर ट्यूनिंग बनेगी और इसमें आपका सहयोग चाहिए। आपको जो भी लगे कि स्पीड को बढ़ाना घटाना, साउंड को लेके, अप्रोच को लेके, एग्जांपल्स को लेके, आप अपने सुझाव को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम कोशिश करें उन चीजों पर खरे उतरने की। साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मीनिंग बताना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, कई बार देखते होंगे जो मीटिंग वगैरह होती है, ज्यादातर मीटिंग में इन शब्द का जो है खूब यूज किया जाता है, इस इडियम का, क्योंकि कई बार क्या होता है मीटिंग में जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं लगभग डिसीजन मेकिंग का काम उन्हीं को करना होता है और जो बाकी मेंबर्स होते हैं कंसेंसस बना के कहते हैं कि सर आप जो बोलिए उसी को मान लेंगे, ठीक है। मतलब द बॉल इज इन योर कोर्ट,
इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर आ चुके हैं, मतलब इट इज योर टर्न टू मेक अ डिसीजन। साथियों अब देखिए ये फिर से यहां पर कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि समय रहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मीनिंग क्या होगा? इट इज योर टर्न टू मेक अ डिसीजन, मतलब आपको एक कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, आपको डिसीजन लेना रहता है, ये होता है द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब आप एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको डिसीजन लेना है। और यहां पर एक सेंटेंस भी देख सकते हैं, आई हैव डन ऑल आई कैन, मैं जितना हो सकता था उतना किया हूं, है कि नहीं? आई हैव डन ऑल आई कैन। नाउ आपके पास जो है निर्णय करने की शक्ति है। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर आपसे जो बात कर लिया, उसके बाद आप क्या कहिएगा? सर कि आई हैव डन ऑल आई कैन, हमसे जितना हुआ हमने किया। अब जो है आपको जो सटीक लगता है, जो सही लगता है, जो सही निर्णय लगता है आप वो करें। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मीनिंग होता है कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अब है आपका क्वेश्चन है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है साथियों, आप लोग फटाफट आंसर करिए, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इसका मीनिंग क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए फटाफट, जल्दी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग क्या होगा? चलिए चलिए साथियों इसका भी आंसर देखते हैं। देखिए अगर मीनिंग नहीं पता है तो एक बार हम लोग आ जाते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या कहता है? इफ यू थिंक आई एम द वन हु ब्रोक द वेस यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो क्या लग रहा है, आप यहां से कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप गलत रीड कर रहे हो, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज को लेके। अब देखिए एक सेकेंड, मैं फिर से इसको जो है चलिए अब देखते हैं यहां पर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग क्या होता है? किसी बात को जो सटीक मीनिंग है उसके विपरीत समझ जाना, टू मिसअंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, ये होता है मीनिंग बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब कि सिचुएशन को गलत तरीके से कंप्रीहेंड कर लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जुड़ चुके हैं एग्जाम दौर के साथ, और एग्जाम दौर आपके जीवन में एक जो है सकारात्मक मुकाम लाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग भी हमें भरपूर मिलेगा। साथियों अब देखिए कट द मस्टर्ड, बड़ा सा ये एक हमें बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब आपको पता है क्या होता है? सरसों होता है ना। अब सोचिए उसको काटने पर क्या मिलेगा, है ना? कट द मस्टर्ड। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या है। टू बी एवरेज, टू मीट एक्सपेक्टेशंस, टू फेल, टू बी स्पाइसी। देखिए टू कट द मस्टर्ड मतलब आपको मान लीजिए कि हम चाकू दे दें, एक सरसों दे दें, बोले भाई जरा काट के दिखाओ, काट पाइएगा बड़ा आसानी से? नहीं काट पाइए, वो छोटा होता है, उसको बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, और इस डिफिकल्ट काम को करने में अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, है ना, बहुत ज्यादा पैशनेट है तो कर पाएंगे। यानी टू मीट एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर खरा उतरना, ये होता है मीनिंग। कट द मस्टर्ड का मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना। साथियों चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए सेंटेंस देख सकते हैं कि सी डिडंट कट द मस्टर्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू चल रहा था वहां पर जो है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई जिस एक्सपेक्टेशन को चाह रहा था इंटरव्यूअर चाह रहे थे। क्योंकि मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस रखते हैं और वहां पर उस चीज के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छे से ना हो तो इंटरव्यूअर जो है वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट, अब इस इडियम का मीनिंग क्या हो सकता है बताइए फटाफट आप लोग। देखिए यहां पर सेंटेंस भी दिया है, अगर आप रेफरेंस चाहते हैं तो यहां पर सेंटेंस है कि ही ऑलवेज प्ले डेविल्स एडवोकेट इन द मीटिंग। मीटिंग होता है ना, वहां पे कोई एक बंदा है जो हर बार क्या करता है, डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में रहता है। टू इंश्योर वी कंसीडर ऑल साइड्स ऑफ द इश्यू। जनरली आप लोग देखते होंगे कोई इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में या डिबेट कोई होता है, डिबेट सबसे अच्छा एग्जांपल कह सकते हैं कि डिबेट का, जब कोई डिबेट होता है ना तो एक जो अच्छा डिबेटर वो होता है जो बाल की खाल उतारता है। बाल की खाल उतारता है इसका मतलब क्या, हर चीजों को बारीकी से एक्सप्लेन करता है ताकि जो हमारा दर्शक है, जो हमारा ऑडियंस है, वो उन बातों की गहराई को
उन बातों को डिटेल्ड में जान सके। इसीलिए इसीलिए जो है हम लोग जो एक इडियम यूज करते हैं डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट कोई ऐसा पर्सन होता है जिनकी समझ बहुत अच्छी होती है और जो वो जानबूझकर डेलिब्रेटली किसी मीटिंग में या किसी डिबेट में जो है हर बात को बारीक से बारीक स्तर पर ले जाना चाहता है ताकि उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है जनरल लोगों में अच्छी बन सके। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों। अब यहां पर आते हैं ऑप्शन पे कि ये ऑप्शन नंबर बी, डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है समवन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर आर्गुमेंट। ठीक है, कि जो व्यक्ति क्या करता है डिबेट के दौरान काउंटर आर्गुमेंट देता है, वो हो गया समवन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर आर्गुमेंट, वो हो गया डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, उद्देश्य इसका खराब नहीं होता है, उद्देश्य होता है कि लोग इसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सके। चलिए अब इसको जरा देखिए साथियों। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये यहां पर जो है एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए इडियम ही है लेकिन अब थोड़े से लगता है कि नॉर्मल सेंटेंस है, एल्विस ने बिल्डिंग छोड़ दिया। अब इसका मीनिंग जरा समझने की कोशिश करिए। द शो हैज एंडेड, एल्विस प्रिसाइजली इज परफॉर्मिंग, समवन इज सिक, द पार्टी इज स्टार्टिंग। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, आपके पास चॉइस है कि आप सेंटेंस का यूज करें और वहां से कुछ समझने की कोशिश करें। इट इज टाइम टू गो होम, इट इज टाइम टू गो होम, ये सही वक्त है कि घर चले फोक्स साथियों। और एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, मतलब कि भैया अब शो हो गया खत्म, अब चलते हैं हम लोग घर। याद रखिएगा ये जो है लेफ्ट द बिल्डिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? द शो हैज एंडेड। ये थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो है इडियम था, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पैटर्न अब जो है नई पैटर्न में बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक बड़ा अच्छा ये इडियम है और इसका मीनिंग क्या होता है अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, आप लोग कमेंट करें। जो लोग नहीं जानते उनके लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट है सेंटेंस, इट इज टाइम टू फेस द म्यूजिक टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। मतलब ये सही वक्त है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और जो भी उस सिचुएशन के लिए जरूरी है उन चीजों को आप करो। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू कन्फ्रंट द सर्कमस्टांसेस, आपके सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को जो है आपको क्या करना है, टैकल करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब आपने जो भी कुछ किया है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के समय क्रिकेट खेल रहे थे तो भैया रिजल्ट क्या होगा, लटकेगा, तो सजा कौन भुगतेगा, आप। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है सजा भुगतना। क्या होता है, सजा भुगतना। टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम को भुगतना। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे साथियों। आते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर आप देख सकते हैं फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल इसका मीनिंग क्या होगा देखते हैं साथियों। आप लोग में से कितने लोग खुद को चैलेंज करिए और बताइए कि भाई साहब हम जो है आपके जितने क्वेश्चन हैं सबका आंसर देंगे। ऐसा चैलेंज आपको खुद से करना है, विगोरसली जो है पार्टिसिपेट करना है कमेंट सेक्शंस में और आंसर देते रहना है लगातार। फिट एज फिडल का मतलब होता है कि बहुत फिट होना और हेल्दी रहना। ऑप्शन नंबर ए, टू फिट, टू बी वेरी फिट एंड हेल्दी। ठीक है, फिट एज अ फिडल का मतलब होता है कि भाई एकदम हेल्दी रहिए। डिस्पाइट हिज एज, आदमी एजेड हो चुका है, बावजूद जो हमारे ग्रैंडफादर हैं क्या है, फिट एज अ फिडल मतलब बहुत ज्यादा फिट है, हेल्दी होना। याद रखिएगा फिट एज फिडल का मतलब होता है टू बी फिट एंड हेल्दी। बहुत सिंपल था ये, इसमें तो दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। अब आपके सामने फिर से एक नई क्वेश्चन है, फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मीनिंग आप लोग बताइए। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू बिकम सडनली वेरी एंग्री, टू लीव क्विकली, टू फ्लाई एन एयरप्लेन, टू लूज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल। देखिए अगर आ रहा है मीनिंग तो ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है इडियम्स में बहुत चीज लोग रटना पड़ता है, तो जिन लोगों ने रट रखा है उनको तो प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन नई वाली जो पैटर्न आई है ना सेंटेंस बेस्ड जो इडियम्स मुझे आते हैं, उसमें जिनको पता नहीं भी होता है ना तो वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर है इंग्लिश की तो पता कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग भी सीखते हैं कि व्हेन ही हर्ड अबाउट द मिस्टेक्स, ठीक है, ही फ्लू ऑफ द हैंडल, जब उसने गलतियों के बारे में जो सुना तो फिर वो क्या हो गए,
फ्लू ऑफ द हैंडल, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा एंग्री हो गए। टू बिकम सडनली वेरी एंग्री, याद रखिएगा, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीनिंग होता है टू बिकम सडनली वेरी एंग्री। चलिए साथियों, क्या आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है? क्या आपने क्या इस तरह के इडियम्स पहले बनाए हैं? अपने एक्सपीरियंस से जरूर शेयर करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि एग्जाम दौर के साथ इस नए दौर में आप हमारे साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों, आते हैं हम लोग फिर से कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए साथियों, यहां पर आपके सामने है गिव समवन द कोल्ड सोल्जर। अब देखिए जरा सा, मान लीजिए कोल्ड लिखा हुआ है, तो गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, यहां पे मान लीजिए इसको हटाकर हम वार्म कर दें। अब जरा सा थोड़ा सा मतलब लगाइए, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो मतलब नहीं लग रहा है कि कोई आदमी आ रहा है, उनसे मिलकर में बहुत खुशी हो रही है ना? तो इस तरह का यहां पर ठीक उल्टा लिख दिया गया कोल्ड सोल्जर, कि मतलब किसी आदमी को कोल्ड सोल्जर की तरह बिहेव करना, मतलब क्या? इग्नोर करना। याद रखिएगा, टू गिव समवन द कोल्ड सोल्जर का मीनिंग क्या होता है? इग्नोर करना, आदमी को एकदम नजरअंदाज कर देना। देखिए एग्जांपल, आफ्टर दियर आर्गुमेंट शी गैव हिम द कोल्ड सोल्जर फॉर डेज। जो बहस हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसके कारण जो है उसकी गर्लफ्रेंड ने, है ना, मतलब आपकी कोई भी समझ लीजिए, आप जो भी समझना हो, तो सी गैव हिम द कोल्ड सोल्जर, मतलब झगड़ा होने के बाद ऐसे भी जानते ही हैं, थोड़ी बहुत रिश्तों में तनाव आ ही जाता है, थोड़ी इग्नोरेंस बढ़ ही जाती है, लेकिन अगर आप सच्चे प्रेमी होते हैं तो आप उनको मना ही लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सच्चे प्रेमी होंगे और आप उनको मना ही लेंगे। चलिए साथियों, तो क्या हो जाएगा? गिव समवन द कोल्ड सोल्जर का मीनिंग होता है टू इग्नोर समवन। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आप इन बातों को सीख रहे होंगे। फिर से हमारे पास नई क्वेश्चन है, गो द एक्स्ट्रा माइल्स। अब देखिए, टू डू मोर देन इज एक्सपेक्टेड, टू रन अ लॉन्ग डिस्टेंस, टू ट्रेवल फार अवे, टू फॉलो डायरेक्शंस। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है इसका क्या मीनिंग होगा? देखिए, टू गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो क्या नौकरी हो जाएगी? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। उन्हीं लोगों की होगी, क्योंकि आपको पता है कटिंग एज का जमाना है, बहुत लोग लगे हुए हैं नौकरी में। तो किन लोगों की होगी? जो थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। बाकी जितना पढ़ रहे हैं ना उतना तो पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखेंगे, अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन रखेंगे। जो नई नई चीजें आ रही है, जैसे मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देते हैं किसी भी ऐप पे, जो नया एग्जाम अभी हो रहा है उसके पैटर्न से आप मतलब अप टू डेट रहते हैं। ये होती है क्या? एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। जैसे मान लीजिए अगर आप 2023 में, मान लीजिए अभी 2024 है, आप सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम देना चाहते हैं। इससे पहले सिविल कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ है, बहुत सारा हुआ है, पटना हाईकोर्ट एसओ का हुआ है, तो कई सारे एग्जाम्स हुए हैं। आप उन चीजों को अगर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे, प्रीवियस ईयर्स को तैयार कर लेंगे, तब अगर आप जाते हैं एग्जाम देने, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एक अलग लेवल का होगा। तो याद रखिएगा, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि भाई जितना एक्सपेक्ट किया जाता है ना, उससे थोड़ा सा और बेहतर जो है करने का प्रयास करना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? टू डू मोर देन इज एक्सपेक्टेड। आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि इफ यू वांट टू गेट प्रमोटेड, आप प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको जरूरत क्या है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, तब ना आपको कंपनी प्रमोशन देगी। ठीक है, तो इस तरह की बातों को आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं। आ जाइए, आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, आंसर बताइए क्या होगा? हिट द ग्राउंड रनिंग, है ना? हिट द ग्राउंड रनिंग मींस क्या होगा, जरा बताइए। अब थोड़ा सा ना इसमें समझने की बात है। हिट द ग्राउंड मतलब कि भाई ग्राउंड में जाना, ये होता है मीनिंग, सीधी सी बात है। अब यहां पर एक जो है रनिंग भी लिखा हुआ है। अब इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन का सार इसी वर्ड में है कि आप गए ग्राउंड में, लेकिन कैसे गए? रनिंग। मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी करते हैं और आप उस काम के लिए सुबह सुबह उठे एकदम तैयार होकर एकदम टाइम से पहुंच गए, मतलब आपके अंदर एक एनर्जी है, एक इंथुजियाज्म है ना, एक विगर है कि भाई नहीं, हमको वो काम को पूरा करना है। यही होता है हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब, कोई काम को उत्साह पूर्वक करना। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? टू बिगिन ए टास्क विथ इंथुजियाज्म, किसी कार्य को बहुत उत्साह से करना, ये मीनिंग होता है हिट द ग्राउंड रनिंग। ऐसी छोटी छोटी बात है, पता नहीं चलता है कि लग रहा है कि आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देने लगेंगे ना, कैसे कैसे, तो आपको बहुत सारा एग्जाम में पता नहीं भी रहेगा ना, तो बन जाता है। ठीक है,
तो देखते हैं बहुत लोगों को कि परेशान हो जाते हैं एग्जाम में। जो लोग एवरेज लोग हैं ना, वो लोग भी, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है इस एग्जाम में, 10 क्वेश्चन तो लगभग लोग बना के आएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन जो होता है ना ट्रिकी, वहां पर आपको फोकस करना है। उसी के लिए आपको ये सारी क्लास जो है काम आएगी, किस तरह से अपने आप को कूल रखना है। नहीं मीनिंग पता है तो भी हम सोचते हैं थोड़ा सा क्या हो सकता है, क्यों ये बात लिखा है, क्या इससे कुछ मैच कर रहा है। ये छोटी छोटी बात को अगर आप लोग कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो बहुत कुछ कमांड में आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने फिर से एक है क्वेश्चन, जंप ऑन द बैंड वैगन। ये एक बड़ा अच्छा लगा हमको पर्सनली, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इडियम जंप ऑन द बैंड वैगन, जैसे मान लीजिए अभी एक ट्रेंड चला है मेट्रो में रील बनाने का। देखते होंगे मेट्रो में या रोड पे जो है रील्स बनाने की जो है ट्रेंड चला है, या मतलब कई तरह की ट्रेंड चल रही है। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो जो ट्रेंड चलता है ना, उस ट्रेंड को फॉलो करना, यही होता है जंप ऑन द बैंड वैगन। वो रील बना रहा है, हम भी बनाएंगे रील्स। वो यूट्यूब चला रहा है, यूट्यूबर बन गया, हम भी यूट्यूबर बनेंगे। तो इस तरह की चीज, जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को पकड़ के फॉलो करना, ये होता है जंप ऑन द बैंड वैगन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर। जो ट्रेंड में है ना उसी को करना, यही होता है जंप ऑन द बैंड वैगन। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सी डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंड वैगन एंड स्टार्ट यूजिंग द न्यू ऐप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत इजी था ये सब। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, कीप एन आई ऑन। फटाफट आंसर करिए आप लोग। कीप एन आई ऑन का मीनिंग क्या होगा? देखिए साथियों जल्दी से बताइए आप लोग, कीप एन आई ऑन का मीनिंग क्या होगा बताइए। बहुत लोगों को पता होगा, अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत के नाम जानते ही होंगे बहुत लोग, अभी फिर से वो वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है T20 का, तो काफी लोग जो है उनकी फॉर्म को लेकर बहुत चिंतित थे कि क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यानी सारे लोगों का जो निगाह था किस पर था? ऋषभ पंत पर। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब होता है सबकी निगाह में होना, है ना। टू वॉच क्लोजली, सब लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं उसकी एक्टिविटी को, है ना। तो ये होता है कीप एन आई ऑन, मतलब किसी चीज पर विशेष ध्यान देना, विशेष निगाह रखना। ठीक है, चलिए जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल भी है, इससे आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग? क्या भाई साहब आप मेरे बैग को थोड़ी देर के लिए ध्यान रखेंगे? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, रेस्ट रूम में जा रहा हूं, तो मतलब ध्यान रखना कोई चीज का। कीप एन आई ऑन का मीनिंग होता है। चलिए एक और देख लीजिए यहां पर, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? फटाफट आंसर करिए। देखिए यहां पर आपके पास जो ऑप्शन है, इसके अलावा रेफरेंस देख सकते हैं। यू शुड लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड नॉट ब्रिंग अप द ओल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या लग रहा है कि जो बात है पुरानी बातें, अरे यार उसको छोड़ो, उसको क्यों पीछे पड़े हो, है ना। जो पुरानी बात है उसको छोड़ दो, है ना। नॉट ब्रिंग अप द ओल्ड आर्ग्यूमेंट, जो पुरानी बहस है उसको छोड़ दो। मतलब क्या? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है कोई पुरानी बात को अवॉइड करना, नजरअंदाज करना। टू अवॉइड समथिंग डिस्टर्बिंग, जो रहा है आपका पास्ट में कोई चीज, उसको क्या कर देना? उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब किसी चीज को अवॉइड करना। चलिए तो कितने सिंपल तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, इसलिए इंग्लिश को लेकर एकदम तनाव नहीं लेना है। आ जाइए, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एक लंबी कहानी को छोटा करना, तो बहुत सिंपल है भाई, तो कोई भी बता सकता है। मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना, प्रिसाइज कर देना। टू समराइज, आंसर हो जाएगा टू समराइज। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस से आपको रूबरू कराते हैं और आप लोग इसका आंसर जरूर करते रहिए। कमेंट सेक्शंस में आपको आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर बनेगी। सही क्वेश्चन हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि गलत वाला चीज आपको लंबे समय तक याद रहता है। चलिए, नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, इसका मीनिंग बताइए। नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, जरा सा डिसेंसी का मतलब कोई बता सकते हैं? डिसेंसी का मतलब होता है आपका बिहेवियर आउटसाइड द वर्ल्ड किस तरह से है। क्या आप अपने से बड़ों से झुक के मतलब अदाब करते हैं? क्या आप बाहर में रेस्पेक्टफुल तरीके से रहते हैं और सबको रेस्पेक्ट देते हैं? ये होता है डिसेंसी। यहां पर पूछा है नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, इसका मीनिंग फटाफट आंसर करिए आप लोग जल्दी से, सभी लोग बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर।
फटाफट आंसर करिए सर। नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी मैंने मतलब बताया ना, कोई एक खास तरह का अनुशासन, ठीक है। तो टू नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी का मतलब क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, टू बी वेरी पोलाइट, नो। टू लैक गुड मैनर्स, यस। भाई कोई डिसेंट नहीं है मतलब उसके पास मैनर्स नहीं है। टू लैक गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार की कमी, ये होता है नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, एग्जांपल देख सकते हैं। he showed not a spark of decency when he insulted her in public। कोई बंदा है जो डिसेंसी नहीं दिखाया, है ना, तो मतलब उन्होंने गुड मैनर्स को नहीं दिखाया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑन द बॉल्स। अब बताइए ऑन द बॉल्स का मीनिंग क्या होगा? टू बी कंफ्यूज्ड, टू बी अलर्ट एंड अवेयर, टू प्ले स्पोर्ट्स, टू बी स्लो। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए आपको हिंट यहां पर इस सेंटेंस से ले सकते हैं कि सी इज रियली ऑन द बॉल एंड कैन हैंडल एनी टास्क गिव हर। मतलब वो क्या कर सकती है, उनको जो भी काम दिया जाएगा उसको अच्छे से वो कंप्लीट कर सकती है कि नहीं। टू बी अलर्ट एंड अवेयर, ऑन द बॉल्स का मतलब क्या होता है? एकदम सटीक तरीके से किसी काम को पूरा कर देना, ठीक है। ऑन द बॉल्स मतलब टू बी अलर्ट एंड अवेयर। तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो साथियों ये हमारा जो है ये आपके साथ इंट्रोडक्शन वाला जो है एक सेशन था। मैं शुरुआत में अपना नाम नहीं बता सका, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं पटना के ही एन कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, और मेरा पिछले जो है 6 सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस आशा में कि आप लोग को अपने अनुभव से जो है ये जो सिविल कोर्ट एग्जाम आने वाला है उसमें आपको जहां तक हो सके हमसे मैं आपको पूरी मदद करूं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पटना हाई कोर्ट एएसओ में भी बहुत अच्छा स्कोर मेरा था, पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट में मतलब कह नहीं सकते। तो हमें उम्मीद है कि आप भरोसा करेंगे और आप जुड़ेंगे हमसे अधिक से अधिक संख्या में और दोस्तों को बताएंगे भी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एग्जाम दौर के साथ हमारी ये जो नई दौर है वो तब तक चलती रहेगी जब तक इस सिविल कोर्ट एग्जाम को हम लोग क्रैक नहीं कर लेते, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।